जैसे कि खबरें आ रही हैं, अभी अभी बोर्ड मीटिंग खत्म हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जेट एयरवेज के बोर्ड से नरेश गोयल साहब हटने के लिए तैयार हो गए हैं। खबरें जो आ रही हैं कि उसके बाद बैंक्स निवेश करेंगे और नया इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश होगी। सबसे अहम खबर जिस पर हमारी नजर होगी वो ये कि क्या कुछ और जहाज उड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम फ्लाइट चल रही हैं और हम बाजार में उसके फाइनेंशियल्स पर ही नजर रखते हैं, कंपनी की आमदनी और कंपनी की माली हालत पर नजर रखते हैं। लेकिन अब बाजार से थोड़ी देर के लिए अलग हटते हुए बात करते हैं सेंसेक्स, निफ्टी और सियासत की, क्योंकि इस समय पॉलिटिक्स का असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है सेंसेक्स और निफ्टी पर। तो 2019 के चुनावी महासमर में ताल ठोक रहे दिग्गज नेता भाजपा और नरेंद्र मोदी को हर कीमत पर हराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कई सारे अलग अलग दलों के नेता, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये एक इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने निकल कर आई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी इस समय जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान भी। नीरज, काफी लंबी लिस्ट दिख रही है उन भावी संभावित प्रधानमंत्रियों की जो महाभारत में उतर ही नहीं रहे। या बिल्कुल, इसका नजारा आपको कोलकाता में जो रैली हुई थी ममता बनर्जी की, तो उसमें दिखे थे आधा दर्जन प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार या जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, और उसमें हुआ था। तो ये चलने लगा कि भाई सारे दल मिलकर उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये कह सकते हैं आप कि उनकी स्ट्रेटजी होगी कि इसमें बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे। शरद पवार ने अनाउंस किया वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मायावती नहीं लड़ेंगी, इसके बाद केजरीवाल जी नहीं लड़ेंगे, फिर पी चिदम्बरम जी भी नहीं लड़ेंगे, अपने बेटे को लड़वा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते लेकिन इस चुनाव के पीछे वो काम करना चाहते हैं। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि उनको शायद ये लगता होगा कि हमारे लड़ने से शायद मैं बहुत काम न कर पाऊं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंस के रह जाऊं, और अगर नहीं जीत पाया तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। दूसरी स्ट्रेटजी हो सकती है कि हमको लड़ना ज़रूरी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव जीतना ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी बन सकते हैं, तो पीछे से काम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये दो फैक्टर, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं ये सवाल हमेशा पूछता हूँ कि जब सबको मिलके एक व्यक्ति को हराना है तो कम से कम खुद लड़के एक सीट तो पक्की करिए आप। मोदी जी तो पिछली बार 2 सीटों पर लड़े थे, दो पर लड़ लीजिए। 2 राज्यों से उन्होंने बड़ी लहर निकाली थी। तो वो जो लैकिंग है ना कि आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस, मतलब तो सारे 6 नेता जो हैं, 7 नेता है, वो 2 सीट पे लड़े, 14 तो पक्की हो जाएगी ना आपकी। उसके लिए भी तैयार नहीं। लेकिन एक बात है प्रदीप जी, जो आपने कहा वो मोदी साहब 2 सीट से लड़े थे, वो पहली बार जो है वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, और एक जो कि उनका स्टेट था और एक यूपी जो कि वाराणसी से वो इलेक्ट हुए। लेकिन आप ये बात देखिए, शरद प्रधान जी आपका स्वागत है आवाज पर। मेरा प्रश्न आपसे, आपको क्या लगता है ये जो महागठबंधन की जो बात हुई थी इस वक्त कुछ उसमें दम है या बिल्कुल ही बात खाली है? देखिए, राजनीति में बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक पे जाइए तो ये महागठबंधन या जो जिस फॉर्म में भी गठबंधन अभी उत्तर प्रदेश में बना है और राष्ट्रीय स्तर पे अगर महागठबंधन बन जाता है पोस्ट इलेक्शन, तो अरिथमेटिक तो बिल्कुल गठबंधन के फेवर में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या खाली अरिथमेटिक से ही निर्णायक उस पे पहुंच पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए कि ये ठीक है कि सपा और बसपा दोनों मिलकर के अगर दोनों के वोट 2014 के जोड़ लीजिए तो 44% हो जाते हैं, जो कि बीजेपी के उसी वर्ष के जो वोटिंग परसेंटेज है जो 42% था उससे ज्यादा है। लेकिन इलेक्शन में सब कुछ सिर्फ अरिथमेटिक पे नहीं होता, काफी कुछ केमिस्ट्री भी होती है, और उसके अलावा कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो लास्ट मिनट पे प्ले करेंगे। कई फैक्टर्स, कई अंडर करंट्स हैं और इस चुनाव में खास तौर से हैं। एक चीज जरूर है कि ये जो पुलवामा और बालाकोट हुआ है इसकी वजह से काफी चेंज आया है। ये ठीक है कि बीजेपी का ग्राफ मोदी कहूंगा मैं, क्योंकि वोट मोदी जी के नाम पे मिलता है, तो उनका ग्राफ गिर रहा था। लेकिन ये बालाकोट में स्ट्राइक्स जाने की वजह से इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है कि फिर से बीजेपी के फेवर में टाइट हो गई है। जो सवाल इस समय हम उठा रहे हैं, मैं अभी उत्तर प्रदेश से लौटा हूं और वाराणसी खासतौर पे मैंने ज्यादातर समय वहां बिताया।
ऐसा लग रहा है कि सारे जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं या स्थानीय नेता भी, उनसे आप बात कीजिए, वो कहते हैं 50 सीटें ही आएंगी, हमारी लगता है सीटें कम होंगी। लेकिन जो जोश है काडर में, चूंकि खुद प्रधानमंत्री वाराणसी से खड़े हुए, तो काडर का जोश ऐसा है कि 80 में 80 सीटें आ रही हो, ऐसा लग रहा है। तो ये जो बड़े दिग्गज हैं, अगर प्रियंका गांधी खुद जाकर खड़ी हो जाए तो शायद कांग्रेस में भी वही जोश देखने को मिले जो कि पूरी तरह से ठंडा दिखाई दिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस तो बिल्कुल ही कहां है उसका समझ में नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी को लाके बड़ा अच्छा मूव था, लग रहा था कि कांग्रेस फिर से जागृत हो गई, सोते से जग गई है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी एक दिन आती हैं, फिर 3 दिन रुकती हैं, फिर चली गायब हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, तो वो लगता है जैसे कि पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आ रही हैं। वरना प्रियंका गांधी के आने से बड़ा फर्क पड़ता, जैसे गठबंधन के बनने से फर्क पड़ा था और बीजेपी घबराई हुई थी, प्रियंका के आने से भी काफी खलबली मच गई थी। लेकिन जिस तरीके से वो कैंपेन चला रही हैं, उससे नहीं लगता कि सीरियसनेस है। ये लोग शायद अगले की कुछ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात अभी आपने कही कि बड़े बड़े नेता जो हैं, दिग्गज नेता, वो खड़े नहीं हो रहे हैं चुनाव में, लेकिन वो उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को शिकस्त दें। तो वो देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सन इमरजेंसी के बाद जो है, जब ये बनी है जनता पार्टी, जब बनी है 1977 में, जब भी यही हुआ था कि इंदिरा ऑब्जेक्टिव सबका एक ही था। उसमें तो बीजेपी वाले भी, जो जमाने में बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी, वो भी सब शामिल हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, और ऑब्जेक्टिव यही था कि इंदिरा गांधी को हटाना है। लेकिन जो उनमें से सबसे दिग्गज नेता थे, जयप्रकाश नारायण, वो तो चुनाव नहीं लड़े थे। ऐसे ही कुछ और भी नेम्स थे। तो ऐसा होता है जब जब इस तरीके का फिनोमेना डेवलप होता है, तो राजनीति में ये चीजें होती हैं, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और ये हाँ, ये फर्क जरूर है कि शरद जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल पॉइंटेड है, बहुत सारे दाव और टेक्निकली भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप चुनाव लड़ें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपनी पार्टी को लड़ना, ज्यादा समय दे पाएंगे, ज्यादा घूम पाएंगे। और इसको लोग कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप में बहुत चल रहा है, इसलिए ये बहुत सीरियस इशू नहीं, लेकिन सीरियस इशू है। मैं कैसे बता रहा हूं कि 2012 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो संजय सिंह, जो अमेठी के राजा कहे जाते हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो उनका ही कहना था कि गांधी परिवार का व्यक्ति अगर कोई उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, तो काया पलट हो सकता है। अगर कार्यकर्ताओं के बीच में ये मन है उनका कि उनका नेता यहां से आके चुनाव लड़े, तो फिर वो लोग इस बात को क्यों नहीं समझते? वो केवल इस बात को कि नहीं, मैं बड़ी पिक्चर देखूंगा, देश भर में दौरे करूंगा, तो ये तो नहीं ठीक है ना। तो लड़ना तो चाहिए ना चुनाव उनको, क्यों नहीं लड़ते ये लोग? केजरीवाल जी अगर मोदी जी को हराना चाहते हैं, पिछली बार बनारस लड़ने गए थे, इस बार दिल्ली से लड़ जाए, नई दिल्ली से चुनाव। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम इस देश में ये है, मेरा ख्याल बहुत जगह ये होती है कि कोई भी बड़ा नेता किसी भी पार्टी का किसी दूसरे बड़े नेता से चुनाव नहीं लड़ता है। ये बड़ा रेयर होता है। नहीं तो ये लोग हमेशा सेफ सीट ढूंढते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई बड़ा नेता रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि वो ये डिफीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सोचता है हम अगर हार गए तो हमारी पार्टी गई। तो प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने व्यक्तित्व को, अपनी ईगो को भी बचाने के लिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आज ये कांग्रेस की भी स्थिति, ऑपोजिशन की भी है, पहले बीजेपी की भी रही है। आप देखिए, इतिहास में देख लीजिए, बहुत रेयर होगा कि कोई बड़ा नेता आके, इंदिरा गांधी को भी जब हराया था तो राजनारायण ने हराया था, राजनारायण उनके बराबर के नेता नहीं थे। तो ये चीज जो है, अब वीपी सिंह भी राजीव गांधी के खिलाफ करे, लेकिन साथ में नहीं लड़े, सामने नहीं लड़े। शरद जी, मेरा प्रश्न आपसे अमेठी के ऊपर है। आपको क्या लगता है वहां पे इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर होगा? स्मृति ईरानी जी ने एक हैशटैग ट्वीट चलाया, भाग राहुल भाग, और उसके बाद उससे पहले राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कहा कि भाई आप केरला में वायनाड से चुनाव लड़ दिए। तो ये जैसे हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे और राहुल गांधी जी एक और सिटी से लड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या दर्शाता है कि इस वक्त इन नेताओं के मन में मोदी साहब के खिलाफ किस तरीके का सोच है? देखिए, इसके नेता के खिलाफ की बात नहीं है। कोई भी जब एक इलेक्शन जब बिल्ड होता है, तो एक फिगर के अराउंड अगर इलेक्शन सेंट्रलाइज रहता है, जैसे इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था, तो वही स्थिति आज है कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि पिछले कई इलेक्शन 2014 से बीजेपी को वोट नहीं मिला है, मोदी सेंट्रिक इलेक्शंस हुए हैं और वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला है। वन मैन आर्मी है। आज आप देख लीजिए, जितनी भी स्टेट्स में हुई हैं,
तो नेचुरली जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा उसी के सेंटर करेगा सारा इलेक्शन का फोकस। तो जो अपोजिशन भी है वो जानता है कि हमें जो है लड़ाई इनके खिलाफ लड़नी है। तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। इस तरीके के सिचुएशंस हमेशा डेवलप, स्पेशली जब इंडिविजुअल लेकर के देखिए धीमे धीमे हम लोग जो हैं अनविटिंगली हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस में जा रहे हैं। अपने आप ये दौर चल रहा है। कोई इसमें जो है 2014 से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। और जब पर्सनालिटी ओरिएंटेड इलेक्शंस होते हैं तो इसी तरीके की स्थिति होती है। बिल्कुल। तो जब तक नरेंद्र मोदी सामने है और सबसे बड़ा चेहरा है तब तक तो यही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और नीरज आपका भी शुक्रिया। लेकिन नीरज लौट कर आएंगे 3:30 बजे चाय पे चर्चा में। हम राजनीति पे एक बार फिर से लौटेंगे और बात करेंगे यूपी की। लेकिन फिलहाल राजनीति की बात को यहीं पूरा करते हैं। पर ये संकेत जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आ रहे हैं शैल जी, वो तो साफ है कि विपक्ष का जो जोश है वो कहीं ना कहीं ठंडा है और ये बाजार के लिए अच्छी बात है। जी आप ये देखिए प्रदीप जी, इस बात तो ये वाली जो बात है कि राहुल गांधी साहब दूसरे शहर से भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और जैसे कि हम चाय पे चर्चा करेंगे आपको वाजपेयी साहब बताएंगे कि अमेठी का जो इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कांग्रेस के फायदे में नहीं है। चलिए वो बात चाय पे चर्चा होगी।